नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने के मुद्दे पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस घटना पर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और वहीं जेडीयू में सियासी उठापटक को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को अब समर्थन दिया है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मांझी ने यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। और साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद ये नहीं पता है कि हम मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता श्याम रजक के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि उनके पार्टी में किसी भी प्रकार की टूट नहीं होने वाली है और जो भी ऐसे दावे कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। दरअसल आरजेडी नेता श्याम रजक ने 17 जेडीयू के विधायकों का आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया था। तो लगातार इस मामले पर सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो घटना अरुणाचल प्रदेश में हुई है, 6 विधायक जेडीयू के वो बीजेपी में शामिल हो गए और बिहार में जेडीयू बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के लड़े हैं और हम भी इनमें ही हैं। तो अब जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने हम के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने अब समर्थन किया है सीएम नीतीश कुमार का और जेडीयू का। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ट्वीट करके ये बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी हुआ है वो स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है और नसीहत दी है भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरीके से आगे ऐसी गलती ना हो। इसको साफ तौर पर उन्होंने गलती करार दिया है भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में जो दावा किया गया था आरजेडी की तरफ से कि 17 विधायक ऐसे हैं जो जेडीयू को छोड़कर के आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश की जो घटना है उससे वो नाराज हैं। तो ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार ने सामने आकर के ये कहा है कि ऐसे सभी दावे जो हैं वो बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि आरजेडी नेता श्याम रजक ने 17 जेडीयू के विधायकों को आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी इसलिए उनको रोका जा रहा है पार्टी में शामिल होने से क्योंकि 28 विधायक जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो दल बदल कानून के तहत रद्द हो जाएगी और ऐसे में 28 विधायक जब पूरे हो जाएंगे तो उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द नहीं होगी। मंतु तिवारी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंतु जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जी मंतु जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई, क्या उसी की वजह से नाराजगी अब जेडीयू के विधायकों में है और इसीलिए उनके वो अब आरजेडी के संपर्क में है? बिल्कुल नाराजगी है। स्पष्ट दिख रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो उनके 7 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल किया और बिहार में भी जो अभी जो राजनीतिक जो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार नीतीश कुमार जी चलाएंगे, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। लगाम के हाथ में रहेगा, स्पष्ट जो है बिहार में ये दिख रहा है। तो जिस तरीके से जो दावा किया गया है, अगर बात की जाए आरजेडी की तरफ से कि 17 विधायक जो है वो अब आरजेडी में शामिल होने वाले हैं जेडीयू की तरफ से, उस पर साफ तौर पर यह कह दिया गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कि ये दावे जो हैं वो बेबुनियाद हैं। इस तरीके की बातें बेबुनियाद उन्होंने करार दी। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि लोग मैसेज चला दिया कि सरकार अब चलने वाली नहीं जी। जो हालत है सरकार में सुपरमेसी किसकी होगी, या जदयू की होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो ये स्पष्ट लोगों के और विधायकों के बीच में जा चुका है। अब भविष्य में क्या होगा कि विधायक टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे जी, ये अभी हम लोग को देखना है। जी बिल्कुल। लेकिन मंटू जी, अगर जेडीयू के विधायक आरजेडी में आते हैं तो वही आरोप आरजेडी पर भी लगेंगे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो या राजस्थान में भी ऐसी कोशिशें हुई। नहीं, हमारी तो गठबंधन जदयू से है नहीं जी, तो कि उन लोग की गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है
तो नाराजगी ये था कि जिस पार्टी में हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमारी पीठ में छुरा जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोंपा है जदयू का, तो नाराजगी ये इस तरह की है। नहीं, अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर जो ट्वीट किया है उसमें नसीहत दी गई है बीजेपी की, तो क्या ऐसे में अब ये गठबंधन टूटता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, हम लोग को तो लगता है ऐसा कि ये बहुत दिन की सरकार चलने वाली नहीं है, जी। क्योंकि नीतीश जी का सोच एक अलग है और भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग। वो इंडिविजुअली सरकार को खुद चलाना चाहते हैं, अगर उसमें इंटरफेरेंस होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो स्पष्ट दिखता है। जी तो हम बिल्कुल। लोग को लगता है आने वाले समय में जरूर कुछ न कुछ होने वाला। प्रिंस बजरंगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। प्रिंस जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। जी प्रिंस बजरंगी जी, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हुआ उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या वो सही हुआ है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं जेडीयू के विधायक, और अब जो दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में है जेडीयू के, यानी कि पार्टी भी टूट की कगार पर है और गठबंधन भी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर बीजेपी की इसे गलती करार दिया है जो अरुणाचल में हुआ? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अरुणाचल की घटनाएं हुई, जी अरुणाचल प्रदेश में जो भी घटनाएं हमारे दल के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल कराने की घटनाएं हुई, कि कहीं से अच्छी नहीं हुई। जी और उसको लेकर हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर एवं पार्टी के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, सब आहत है। क्योंकि जो गठबंधन धर्म का पालन होता है, गठबंधन धर्म का नियम होता है, उसको बीजेपी ने पालन करने का काम नहीं किया, जी जिससे आप समझ सकते हैं कि हम सभी ने जिस प्रकार अभी विगत दिन में विधानसभा के चुनाव बिहार में हुआ और हम लोगों ने जिस प्रकार साथ मिलकर लड़ने का काम किया, और हमारे वोटर जनता दल के जो भी वोटर थे जी उन्होंने अपना वोट एनडीए को मर्ज कराने का काम किया, पोल कराने का काम किया। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट लड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के, जी वहां पर बीजेपी ने अपना गठबंधन धर्म आप देख सकते हैं पालन करने का काम नहीं किया। जी हमारे जो भी विधायक आ रहे हैं, विधायक अपने कमियों से नहीं आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। एक नारा लगा दिया गया था, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। जी लोजपा जैसी दो कौड़ी की पार्टी जी जिसकी 5,000 वोट हर एक विधानसभा में नहीं है, उसको इतना वोट आ जाता है। मेरे जो उम्मीदवार लड़ते हैं उनको वहां पर एक भी वोट बीजेपी का जो वोटर है उनको ट्रांसफर नहीं कराया जाता है। तो ये तो एक गठबंधन धर्म में एक तो धोखेबाजी का काम किया गया है। तो और क्या हम लोग क्या क्या सिद्धांतवादी कमजोर आदमी करने हैं। का काम कर रही है अब बीजेपी जेडीयू को? ना चुनाव की बात थी, चुनाव हो गया और चलिए खुदा न खास्ते हमारी सरकार भी बन गई। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर पर क्लियर भी कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं थे। जी बीजेपी के लोगों ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, चलिए हमको सरकार बन गई, वो हो गया। लेकिन गठबंधन होता है, कोई भी होता है, हम लोग सिद्धांतवादी आदमी हैं, सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई बार बार, एक बार गलती होती है, बार बार कोई आंख दिखाएगा तो इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और हम लोग कभी सम्मान के साथ, सिद्धांत के साथ समझौता करके राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग बिहार वासियों के हित के लिए, तमाम बिहार के लोगों के हित के लिए काम करते हैं और अनवरत करते रहेंगे। तो मंटू जी, क्या फिर से वही स्थिति देखने को मिलेगी जो पिछली बार योजना में देखने को मिली थी? पहले गठबंधन के साथ सीएम बने थे नीतीश कुमार, लेकिन बाद में गठबंधन से, महागठबंधन से अलग होकर के बीजेपी के साथ सीएम बन गए। अब एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या आरजेडी और महागठबंधन के साथ आकर के फिर से सीएम बनते हुए दिखाई देंगे मंटू जी? हेलो जी मंटू जी। हाँ, तो इसमें देखिए जी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है और नीतीश जी को हम लोगों ने नहीं हटाया था, वो खुद स्वतः छोड़ के गए। जी और जनता मैंडेट जो पिछले चुनाव में है जी वो राष्ट्रीय जनता दल जी वो गठबंधन को छोड़ के वो खुद गए थे। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर शुरू से करते आ रही है। आप देखिएगा, लोजपा अलग से चुनाव लड़ी, शीर्ष नेता किसी ने लोजपा के शीर्ष नेता के खिलाफ बयान नहीं दिया। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जदयू को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रख के भी कमजोर करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। पहले देखने को मिला है, पहले आप बीजेपी के साथ चले गए, तो क्या अब सरकार में जिस तरीके से आपने कहा है कि सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या अब अलग होने के इरादे हैं? प्रिंस बजरंगी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी प्रिंस जी। जी, देखिए जी हमने अभी भी बोला
और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी रामचंद्र बाबू हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि जो भी ये घटनाएं हुई हैं कहीं से उचित घटनाएं नहीं हुई हैं। और बीजेपी को अगर गठबंधन धर्म का पालन करना है, अगर गठबंधन को आगे लेके चलना है, तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी है उनको पहल करनी चाहिए। ये जो ओछी राजनीति हो रही है कि साथ रहकर और तरह तरह की बात और उसको में प्रलोभन, ये नहीं चलने वाली है, ये नहीं चलने वाली है जी। तो किस इसको तरह लेकर की हम लोग तरह पालन की कर रहे पहल हैं, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पालन करनी चाहिए जी। लेकिन किस तरह की पहल आप चाहते हैं, किस तरह की पहल होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है कि आप जो अरुणाचल वाली घटनाएं हुई उसको आप दोहराइए नहीं जी, वैसी घटना को दोहराया नहीं जाए जी। दूसरी बात यह है कि आप जो विगत दिन चुनाव हुआ विधानसभा के, जिस प्रकार से एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराने में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को चूक हुई, उसके बहुत बार जानकारी थी ये लोग, लेकिन उसके बाद भी ये लोग को पहल नहीं किया गया। तो ऐसी घटनाएं, अगर अभी नया सरकार हम लोग का बना है, फिर अभी ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो हम क्या मानेंगे? हमें कोई सरकार में रहने की औचित नहीं, गठबंधन में रहने की औचित नहीं है जी। तो क्या अभी और इंतजार करेंगे इस तरह की घटना होने का? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी, और उनको ये बात को सोचना चाहिए कैसे गठबंधन चले, कैसे एनडीए आगे बढ़े, कैसे बिहार के साथ और जगह पर भी एनडीए मजबूत हो, उसको लेकर जितने भी सहयोगी घटक दल है उनको मजबूत बांधकर एक कड़ी में रखनी चाहिए, और न कि आप आगे चलिए और उसमें एक दूसरे को आप साथ लेकर नहीं चलिए, अपने कोई भी मंतव्य रखिए, तो ऐसे नहीं होता है ना जी। प्रिंस जी, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हुई, फिर अकाली दल भी पंजाब में अलग हो गया, और अब अगर राजस्थान की बात करें तो आरएलपी भी अलग हो गया। छोटे छोटे जो दल होते हैं वो तमाम जो है वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर अगर प्रमुख पार्टियों की बात भी करें तो राज्यों में अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से नाराजगी है। और मंटू जी, क्या ऐसे में कहीं ना कहीं एक विकल्प जो है आप तलाश रहे हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो सरकार अब आरजेडी की बन सकती है? नहीं है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लगता है कि इस बार जो मैंडेट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के ताकत पे मिला है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिला है। तो ये बोले आपस में एक वर्चस्व जी। मंटू जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगेगा कि आगे आने वाले दिनों में इनमें काफी समस्या दिखेगी, और हम लोग किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, हमारी जो विचार वाली जो पार्टी है, समर्थन नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता क्या तय करते हैं। जी मंटू जी, बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन क्या जेडीयू से भी किनारा करेंगे? मंटू जी, जी बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके से जीतन राम मांझी और जो बीजेपी के जो सहयोगी दल होते हैं वो लगातार इस तरीके के आरोप जो है वो लगाते रहे हैं कि अपने सहयोगी दलों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी करती रही है। प्रिंस बजरंगी जी, आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मंटू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस मसले पर बिहार की सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इस तरीके से महसूस कर रही हैं कि अब उनकी अनदेखी की जा रही है या फिर उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो यानी कि अब ये समझा जा सकता है, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरकार ज्यादा वक्त अब चलने वाली नहीं है, बहुत जल्द ही ये गठबंधन बिखरता हुआ नजर आएगा। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ
ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच मंगलवार को बैठक भी हुई है। ये अच्छी खबर उस बैठक से निकल कर के सामने आई कि सरकार ने किसानों की 2 शर्तों को मान लिया है, लेकिन कानूनों को वापस लेने और MSP की कानूनी गारंटी को लेकर के गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सरकार के साथ कई किसानों की बैठक को 50% सफल माना जा रहा है और किसानों ने सरकार के सामने अपनी 4 शर्तें रखी थी, जिनमें से सरकार ने 2 को मान लिया है और इसे देखते हुए ट्रैक्टर मार्च को किसानों ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। किसानों के पेश किए गए 4 प्रमुख मांगों में से 2 पर सरकार ने अपनी सहमति दी और इस बैठक में बिजली के बिल का मामला भी सुलझ गया, जबकि पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रस्तावों को भी हटाने पर सरकार राजी हो गई है। लेकिन नए कानूनों को निरस्त करने और MSP को कानूनी दायरे में लाने की जो उनकी मुख्य मांग थी, उस पर अभी भी कुछ फैसला नहीं हो पाया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत अब 4 जनवरी को होगी। हमसे भगवान की तरह होती है। जिस उम्मीद पे इस सरकार से इस भारतवर्ष ने मोदी जी को चुनाव में जिताया और उसकी हर बात मानी, उसी तरह से मोदी जी ने इस किसान की मजबूरी समझते हुए उनके लिए कोई लाभकारी काम नहीं किया। एक 6,000 रुपये देने से कोई हमारी पूर्ति नहीं हो जाती। हमारी पूर्ति तो जब हो जो हमारे पूरे हकूक हमें मिले जाएगा। हम जो पैदा करते हैं वो सारी जिनसों का हमें जो MSP मूल्य मिलेगा, उससे कम रेट पे कोई नहीं खरीदेगा, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आए हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो। तो हम निश्चित हो जाएगा कि हमारा माल जो है बिल्कुल गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस पे बिकेगा। तो हाँ जी, कल से जी यस अगर ये नई MSP वाला काम नहीं करते हैं तो आंदोलन फिर तेजी होगा और सरकार के हक में नहीं होगा और हम बिल्कुल आर पार करके ही जाएंगे जब तक नहीं उठेंगे। ये हमारा ऐतिहासिक धरना है। आज तक के जब तक के धरने लगे ये हमारा ऐतिहासिक धरना है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो है अवमूल्यन हो रहा है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आस नहीं कभी छोड़ेंगी और अभी सरकार की को मानने की प्रवृत्ति नहीं, कार भी लाभ गिनाए गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी वो कानून रद्द करने की बात की जाए, ना कि बार बार समझाने की बात की जाए। बार बार समझाने से परिस्थितियां और गंभीर होती जा रही है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है आंदोलन, ऐसे ठंड भी बढ़ रही है। ठंड में हमारे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, पर उनके हौसले बुलंद हैं। वो बोलते हैं जाना नहीं है जब तक कानून रद्द नहीं होंगे। हाँ जी, कोई ठंड नहीं। 70 साल की उम्र है, कोई ठंड नहीं लगती बुजुर्गों को। सर, सरकार कह रही है कि अगर बुजुर्गों को कोई परेशानी है, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, पर सरकार काम करे बुजुर्गों का ਜਿਹੜਾ करने वाला, उतने चेर इतने मरेंगे सरकार के सिर पर। सड़क चाहिए कपड़े भी ला लेंगे। रामपाल जाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। रामपाल जी, आपका स्वागत है NB न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। रामपाल जी, जिस तरीके से जो कल की बैठक हुई, किस तरीके से देखते हैं? 2 मांगे जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन 2 जो प्रमुख मांगे जिनको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ है वो अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप सही कह रहे हो जन स्वामी। देश का किसान 2 मांगों के लिए सड़क पर है जी। ये मांगे तो ऐसे हम चलते चलते भी कर लें जी, है ना। ये जैसे 2 मांगे पूरी होगी, इनमें कोई खास बात नहीं है जी, है ना। इसलिए सरकार इन 2 मांगों के बारे में तो प्रचार कर रही है जी, वो बड़ी बात नहीं है जी। खास बात यह है किसान का मरना जीना, ये 2 मांगे इनके साथ है जी। इसलिए उसमें पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी खरीद की गारंटी का कानून, जी, जिससे किसानों को अपनी उपज का जी सरकार द्वारा घोषित कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे ये जो तीनों कानून है जो खेती का कॉर्पोरेटीकरण के लिए लाए गए हैं जी, खेती का कॉर्पोरेटीकरण होके पूरी मांग उनको बात
जी हेलो जी जी रामपाल जी, जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, और एवं स्वामी जी जी आज एक नई बात बताना चाहूंगा आपको। आज मैं सुबह 4 बजे जगा, है ना जी और मैं अब तक धोती नहीं पहन सका। मैं रोज धोती पहनता हूँ जी और धोती इसलिए नहीं पहन सका क्योंकि गांठ बांधने में नहीं आ रही है ठंड के मारे, जी है ना, अंगुलियां काम नहीं कर रही है ना। जी तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच के कि अपनी धोती बांधने की स्थिति में ले रहे, जी है ना। और सरकार तो भी अभी पचीस नहीं रही, उनकी संवेदना जग नहीं रही, उनकी आत्मा अभी सोई पड़ी है। इसलिए स्वामी जी आप जो काम करो उनकी आत्मा जगाने का, जी मेरी ओर से, देश के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। संदीप जी, जिस तरीके से जो बातचीत हुई कल की, हालांकि उसे 50-50 कहा जा रहा है कि 50% बातचीत वो सफल रही है, लेकिन रामपाल जाट जी कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि जो मुख्य मांगे थी हमारी, जिसको लेकर के सड़कों पर हम आए, वो मांगे अभी भी ऐसे की ऐसी बनी हुई है और इतनी कड़ाके की ठंड है कि वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी वो असमर्थ हो रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड वहां पर है, ऐसी स्थिति में किसान वहां पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से ठंड अपने रिकॉर्ड तोड़ ठंड है अगर पिछला इतिहास भी उठा करके देखेंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट हुई है कि जिस तरीके से जैसे माहौल में कल बातचीत हुई है, सरकार ने किसानों का खाना भी खाया है और जिस तरीके से बातचीत चली है, तो मैं मानता हूं कि बात से एक कदम आगे बढ़ी है। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि जो बिजली बिल में वो चेंजेस करने वाले थे, वो वाली बात हम मान लेंगे किसानों की। जिस तरीके से पराली के लिए लोगों को फाइन किया जाता था, उनके चालान किए जाते थे, उनको सजा का प्रावधान रखा गया था, वो वाली बात भी सरकार मानने को तैयार हुई है और दोबारा से आगे भी बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है। तो इन चीजों से लगता है कि सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो किसानों को भी चीजों को समझना पड़ेगा और दोनों पक्षों को समझदारी के साथ प्यार मोहब्बत से इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। और एक चीज की मैं तारीफ करूंगा सरकार की, जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग हैं जो घर जा सकते हैं वो घर जाए, तब भी बातचीत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप ठंड में वहां पे अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हुए हो, तभी बातचीत होगी। तो सकारात्मक है दोनों। जी बिल्कुल। लेकिन रामपाल जी, जिस तरीके से अब 4 तारीख को बुलाया गया एक बार फिर से, हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी जो है बुला लिया बातचीत करने के लिए, ये कहीं ना कहीं अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। तो क्या उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को कुछ समाधान निकलेगा, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है? रामपाल जी। स्वामी जी, हमें उम्मीद तो सदा ही है क्योंकि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है जी, इसलिए हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार से उम्मीद तो सदा ही रहेगी जी। फिर ये और हम आपस में शत्रु भी नहीं है जी, इसलिए वो उम्मीद है जी। तीसरी जो कट्टा पैदा की सरकार ने जी, उसको अब सरकार कम कर रही है, ये अच्छी बात है जी, है ना। तो ये सकारात्मक है जी। इसलिए आगे भी ये सकारात्मकता बढ़े और किसानों को उनकी उपजों के न्यूनतम दाम जी जो खुद सरकार घोषित करती है जी, उसको देने के लिए जी, खरीद की गारंटी का कानून बनाना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है जी। किसान ऋणी नहीं रहेगा और जो देश के ललाट पर किसानों की आत्महत्या का कलंक है वो धुल जाएगा। स्वामी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि किसान जो हैं वो एमएसपी गारंटी कानून भी मांग रहे हैं, और अगर बात की जाए दूसरा जो तीनों कानून हैं उनको रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या कुछ विकल्प, हालांकि ये किसानों का अपना फैसला होगा, वो क्या कुछ विकल्प निकालेंगे, लेकिन आपको क्या कुछ नजर आता है, क्या विकल्प हो सकता है कि अगर तीनों कानून रद्द भी ना करे सरकार और सहमति बन जाए? देखिए जितेंद्र जी, इसका ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से किसान एमएसपी की मांग पर अड़ा हुआ है, सरकार ने जहां ये 3 कानून बनाए हैं, सरकार वहां एमएसपी का कानून भी एक गारंटी कर दे किसानों के लिए कि एमएसपी से कम पे कोई खरीद नहीं करेगा और जो भी किसान की फसल है उसको एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और इसके अलावा इस चीज की श्योरिटी दे दे कि अगर इस तरीके से इस बिल से कोई भी नुकसान कभी भी किसान को होता है तो ये बिल वापस ले लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता निकल सकता है। और भी दूसरी कई चीजें हैं किसानों की, जिस तरीके से गन्ने का पेमेंट उसका टाइम से नहीं आता है, जिस तरीके से किसान की जो फसलें हैं उनका पेमेंट उसको एंड टू एंड नहीं मिलता है, जबकि डिजिटल इंडिया की बात होती है। तो कई चीजें हैं जिससे किसानों को सेटिस्फाई किया जा सकता है। उनका बिजली पानी के मुद्दे हैं, उनके खाद के मुद्दे हैं, उन पे भी सरकार को बात करने की जरूरत है। जी रामपाल जी।
क्या इस तरीके से कोई समाधान निकल पाएगा? समाधान सरकार के ऊपर निर्भर करता है जी। जी स्वामी जी, जी सरकार चाहे तो आज ही निकल जाए समाधान तो जी। ये कोई ऐसा पहाड़ थोड़ी है जिसको सरकार नहीं उठा सकती। बिल्कुल, ये तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको सरकार चुटकी में कर दे, चुटकी में चलते चलते। जी हाँ, तो आज यदि वो मन बना ले ना सरकार, जी, तो आज ही 2 अध्यादेश लिया है ना, समाधान हो गया जी। लेकिन बिल्कुल, समाधान जब सरकार करना चाहेगी तब ही होगा, जी, उसके बिना नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संदीप चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल जी आपका शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए मेरे साथ। और जो तमाम जो बातें अगर कही जाएं कि जो किसानों का संघर्ष चल रहा है और जो सरकार की तरफ से बातचीत चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख अब देखने को मिल रहा है। अब किसानों को ये उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों को मान लेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।